ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से बदला है उसके साथ साथ बड़ी मजे मजे के बयानात भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, नुसरत वाहिद साहिबा एमएनए पीटीआई की हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले हम अंबर दानिश साहिबा की तरफ ही चलते हैं। अंबर दानिश साहिबा, एक और बयान बड़े मजे का आया था कल हमारे शो में। कहा गया था कि अगर अभी भी मामला संभालने हैं तो जरदारी साहब की शागिर्दगी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले इमरान खान साहब को दे दें तो मुल्क अच्छा चल जाएगा। क्या कमेंट करेंगी इस पे? देखिए, मैं जरदारी साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ और मतलब मेरे 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 ओपिनियन में इस मुल्क के सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है वो। और ये आपको अभी जो पीडीएम और उसके बाद जो इस वक्त हुआ है, बहुत सारे लोग तो यही बोल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि भाई बड़ा बड़ा बदला लिया है और बहुत बुरा, वो मतलब उनके अल्फाजों में तो दो भी फटका दे दिया है पीएमएलएन को जरदारी साहब ने। तो ये जरूर कह सकते हैं कि बेहतरीन सियासतदान है और किस तरह उनको क्या उनके जहन में क्या चल रहा होता है बहुत देर से ही लोगों को पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेहतरी भी चाह रहे हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि भाई हुकूमत जो है वो समझ जाए। और ये एक अच्छा आइडिया है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप देखें तो 2/3 अक्सरियत जो खान साहब चाहते हैं इलेक्शंस में कि वो हुकूमत बनाए, क्योंकि उनको किसी से मुफाहमत नहीं करनी है, किसी चोर डाकू लुटेरो जिनको वो कहते हैं उनके साथ मिलकर वो मुल्क नहीं चलाना चाह रहे। तो उसके लिए सूबाई सिंध में जो भी उनको अक्सरियत लानी होगी, नेशनल असेंबली में उनकी अच्छी खासी सीट होंगी, जिसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को वो हराएंगे पूरी तरह से सूबाई सिंध में, जो कि मेरे 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 हिसाब से बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है सिंध में, तो शायद वो मरकज में 2/3 अक्सरियत ला सके। और अगर वो नहीं ला सके तो जाहिर है उनको फिर किसी एक जमात में, प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी हो, उनको मिलकर चलानी पड़ेगी हुकूमत। तो भले वो पॉलिटिकल इंजीनियर जो है वो कर लें, या खान साहब खुद जहन बना लें कि उनको इन सब चोर डाकू लुटेरों में से किसके साथ मुफाहमत करनी है और हुकूमत बनानी है। या अगर वो समझते हैं कि वाकई उनका नैरेटिव इतना हिट हो गया है कि वो दही इलाकों में भी, सिंध के भी दही इलाकों में भी वो, ये आपका जुमला बड़े मजे का था अंबर दानिश साहिबा के। फिर ये मालूम कर लेना चाहिए कि कौन कम चोर था और कौन कम डाकू और लुटेरा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बहरहाल उनके नजदीक तो हर जो पीटीआई में नहीं है वो सब चोर डाकू लुटेरे ही हैं। हम समय बिल्कुल राजा रियाज साहब के हवाले से भी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी नुसरत वाहिद साहिबा, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी टीम, आपकी पार्टी को, आपके रहनुमा को कि आपके अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। क्या कहती हैं आगे मैडम, इंतखाबात की तरफ जाएंगे या मुल्क के हालात को देखते हुए फिलहाल कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त वो अनसर्टिनिटी है। पॉलिटिकली हम लोग इस कदर अनसर्टन हालात में हैं जिसको स्टेबल करना बेइंतहा जरूरी है। और वो स्टेबल सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व की जाएं और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी की जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो इसी तरह अनस्टेबल सब कुछ रहेगा। और आप देखिए इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। रुपया एक एक दिन में 6-6 रुपए गिर रहा है। लेकिन मैडम, जिस तरह से डॉलर के रेट अभी ऊपर जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे अगर तमाम सियासतदान मिल बैठ के बात करें तो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है? देखिए, बैठ के बात करने से सोल्यूशन ही निकलेगा ना। तो सोल्यूशन जो है वो जरूर होना चाहिए, बातचीत जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात की फेवर में हूँ कि तमाम पार्टीज को आपस में बैठ के बातचीत जरूर करनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही यहाँ पे आती है कि क्या ये लोग वो करेंगे जिसका प्रॉमिस करते हैं? क्योंकि पहले भी यही होता रहा है। स्पीकर साहब के कमरे में 8-8 घंटे बात होती थी और वहां पे जो कुछ भी ये लोग कह रहे आते थे वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आके बाहर हम उसमें पार्लियामेंट में बात करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते थे। इस कदर हैरत अंगेज इन लोगों के एक्शन और रिएक्शंस हैं कि उसके ऊपर एतबार किया ही नहीं जा सकता। बिलावल ने अपनी पहली तकरीर में कहा, शहबाज साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन फौरन ही उसके बाद बाहर जाके इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहे थे, अभी ये क्या बोल रहे हैं।
तो इन लोगों के साथ अगर निगोशिएट किया भी जाए तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये वही कुछ करेंगे जो कह रहे हैं। इसी वजह से तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी भी इनके साथ नहीं बैठे या बातचीत नहीं की, क्योंकि अगर वो देखें, अगर वो 1996 में उन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई थी और उस वक्त से लेके आज तक उनके बयानिए में इतना सा फर्क नहीं है। वो ये का ना बताओ, ये का नस्तीन से जो शुरू होते थे और करप्शन पे खत्म होना, तो वो आज भी उनका वही है, वही अल्लाह पे ईमान है, वही उनका करप्शन के ऊपर खत्म करने की वो बात है और इसके लिए कोशिश। अच्छा मैडम, ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान आया है कि चाहें तो कल हुकूमत गिरा सकते हैं, शहबाज शरीफ फैसला करें आगे कैसे बढ़ना है, तो ये इतनी श्योरिटी कैसे है आपकी पार्टी को कि हुकूमत गिरा सकते हैं? ऐसा क्या आप लोगों ने लाहे अमल सोचा हुआ है? देखिए, अभी तो आपको रिजल्ट नजर आया है ना लाहौर का, मैं वहीं पे थी और मैंने वो देखा है कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड अब हो गई है हमारी पार्टी, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं कि, और जिस तरह विजिलेंट है हमारे बच्चे, और जिस तरह उन्होंने एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर नजर रखी हुई थी कि बेईमानी ना होने पाए। हालांकि उसके बावजूद हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, लोगों ने पकड़ा भी है, किसी को पैसे देते हुए 10-10 हजार रुपए दे रहे, कुछ कर रहे, इस किस्म की चीजें हुई, वोट भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए, लेकिन ओवरऑल जो था वो नजर बहुत सख्त थी और ये लोग वो अपने तमाम काम नहीं कर सके जो कि करना चाहते थे या करते रहे हैं। तो फवाद साहब का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त एक वेव है पीटीआई की। खान साहब के लिए वो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, जो जिसके तहत वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल फौरन खान साहब आ जाएं और मुल्क को वहां से शुरू कर दें जहां खत्म किया था। क्योंकि आप देखें, जब उनकी हुकूमत ली गई है, ये कहते हैं जी हमने पार्लियामानी तरीके से ली है, तो 11 और 12 जमातें एक साथ मिल के और खरीद के हमारे कारकुन, और वो पार्लियामानी तरीका तो नहीं होता ना। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये है कि ये पार्लियामानी तरीके के हिसाब से लिया। मैंने उसके बावजूद जीत आपकी हुई और काफी एक तारीख में देखा जाए तो पहली दफा ये 17 जुलाई का जो वक्त है वो याद रखा जाएगा कि जिस तरह से आपकी जीत हुई है। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमीशन से आपको शिकायत हैं और अभी भी आप इस्तीफा होने की बात करते हैं, क्यों है ऐसा? देखिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि एक्चुअली हुआ ये है कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो हम लोगों ने बहुत अपने जो हमारे स्टाफ था बच्चों का, उनको बहुत शदीद किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी। आईटी से बच्चे बुला के वो सारी लिस्टें बनाई गई थी। उन लोगों के पास गए कि लोगों से पूछें कि क्या आपने पीटीआई को वोट देना है या किसी और जमात को देना है, या बीच में कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ है। तो फिर इस तरह जब हमारे पास वो तमाम लिस्टें मौजूद थी, एक दिन पहले हमने वो पर्चियां भेज दी थी जिसके में कि आपका वोट यहाँ पे है, आपका नंबर ये है, आपका नंबर ये, इस तरह करके सारा कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो उसके बाद बेईमानी या कुछ होना बहुत मुश्किल काम था। मैं बता रही हूँ पहले कि बहुत थोड़ी हुआ है जो कुछ भी हुआ है ओवरऑल इलेक्शन के हिसाब से, तो इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ इस टाइप का कर नहीं सका। लेकिन जो बात है दूसरी कि क्या वो जनरल इलेक्शन में भी इसी तरह बिहेव कर रहा होगा या इसी तरह एक्ट कर रहा होगा, तो उसके ऊपर हमें शक है, क्योंकि ये जाहिर है कि ये लोग इनकी एफिलिएशन है, इनकी रिश्तेदारी है शहबाज शरीफ के खानदान से चेयरमैन की, तो क्या ये उनका साथ देंगे या हमारा साथ देंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत ज्यादा ये बात होती है कि जी आप अगर किसी से एफिलिएटेड हैं तो आप उन्हीं के होंगे, आप अपनी ड्यूटी अपना हो तो अपनी चीजें आपको याद नहीं रहती। शक है कि जनरल इलेक्शन में हमारा उस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेज हो रहा है इस वक्त वो ये है कि परवेज इलाही साहब जो है वो एक मजबूरी के वक्त आप लोगों ने उनको साथ लिया था और वो इस वक्त आगे भी जो है वजीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवार भी हैं और बनेंगे भी। ये मुझे बताएं कि क्या आपकी पार्टी में अंदरूनी तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट कर लिया गया है? आपके कारकुनान उनको एक्सेप्ट करते हैं? अगर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला होगा तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी को नॉमिनेट करें या कहें तो बाकी हम लोग उसके ऊपर एतराज करना शुरू हो जाए। आपने देखा जब उनकी तरफ से आया ये फैसला कि हम असेंबलियां छोड़ दें, तो उसी वक्त उसी लम्हे सब के सब साइन करके बाहर निकल गए। एक क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, जरा सा भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाद में लोगों ने फिर भी बड़ा चीमची किया कि हमें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। 2-4 लोग इस तरह के आए कि हम बैठते तो ज्यादा अच्छी तरह इनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली कोई भी उनमें से नहीं गया।
तो ये बहुत बड़ी बात है। लीडर को मैंने आपको क्या लगता है कि हालात और वक्त जिस तरह बदल रहे हैं और जिस तरह से आप लोग की गिरफ्तारियां हुई पार्टी में, उसके बाद छोड़ भी दिया गया राजा रियाज साहब और जो आपके बहुत से लोग जो नाराज हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पीटीआई का कहते हैं, आपको लगता है कि वो लोग वापस आ जाएंगे? नहीं, वो लोग हमारे थे ही नहीं। शुरू से इन लोगों का यही रवैया था, काफी नाराज रहना, जोर जोर से बोलना। असेंबली में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी काफी दफा खड़े होके इस तरह बात कर रहे होते थे। तो एक्चुअली लोग हेले में हैं। जब एमएनए बनते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि बहुत उनकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा और कोई उन्हें पूछेगा नहीं, और पता नहीं क्या क्या जो भी चीज, अथॉरिटीज बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने मैंने इसको बिल्कुल अपाहज कर दिया था कि भाई आपको पैसा वो मिलेगा जो आप फला प्रोजेक्ट में लगाएंगे, और देखा जाएगा वो प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन की इन लोगों को तो आदत ही नहीं थी, जो पुराने जमाने से एमएनए है। तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ता था। जैसे हमारे साथ भी एक खातून थी जो पहले पीपल्स पार्टी में थी, फिर शायद काफ लीग में थी, फिर पता नहीं कहाँ थी, फिर हमारे पास आई। तो वो यही रोती रहती थी हर वक्त कि कैसी पार्टी है, इसमें तो जरा भी आमदनी नहीं है, सिर्फ इतनी सी तनख्वाह मिलती है और ये वो फलाने का। तो उनको जैसे ही मौका मिला वो चली गई पैसे से लेके। अच्छा मैडम, अब कराची की जो सूरत हाल आ रही है, 24 तारीख को फिर इलेक्शंस हमारे सामने हैं, कहाँ देखती हैं पीटीआई को? देखिए, कराची में आमिर लियाकत की सीट है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर पीपल्स पार्टी तो नहीं जीती थी, हम लोग ही थे जो वो सीट जीते थे। तो अभी भी ऐसे ही होगा। हमारे काफी लीडरशिप आ गई है माशाल्लाह यहाँ पे कराची में, और आके मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग टाइप चीजें हो रही हैं जिसमें लोगों को बताया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है। और वैसे भी अब लोगों को बहुत हद तक पता चल गया है। देखें, यहाँ पे एमक्यूएम का एक दफा राज था और लोगों ने देखा कि ये किस तरह हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त अगर हमारी हुकूमत गई है तो वो गई सिर्फ इस वजह से है कि इन लोगों ने आखिर में आके फैसला किया और ये चले गए हमारी पार्टी से। तो धोखा दिया है ना इन्होंने। तो अब लोग किस खुशी में इनको वोट देंगे? लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। आप ये समझें कि वेल अवेयर हो गए। जिनको वेल अवेयर करने में जाहिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही हाथ है। अच्छा, अंबर दानिश साहिबा की तरफ चलेंगे। अंबर दानिश साहिबा, आपसे हम पूछेंगे कराची में जो अभी 245 का इलेक्शन होने वाला है, पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा। और कुछ देर पहले आपने कहा था कि मैं कुछ कहूंगी तो पीटीआई के दोस्त जो है वो नाराज हो जाएंगे, इसकी फिक्र किए बगैर कमेंट कीजिएगा। जो 245 की सीट है उस पर आप क्या देखती हैं? अहम सीट है क्योंकि वो आमिर लियाकत हुसैन साहब के पास थी। उनकी एक बड़ी पुरानी एफिलिएशन जो है वो एक तो एमक्यूएम से भी रही है, दूसरा ये कि वो एक बहुत बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी थे। उनका एक अपना ऑरा, एक अपनी पर्सनैलिटी थी, और वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो शायद किसी भी जमात से मिल जाते जाके तो वोट उनको मिलना था, वो जीत जाते। तो अब जो है, अब जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, बहरहाल अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त जो है एमक्यूएम की पोजीशन शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स हैं कराची में, वो पीटीआई के लोगों के भी हैं, सारे पीपल्स पार्टी को वैसी, भले इस वक्त ये लोग कोलिशन में बैठे हुए हों, लेकिन हमें हमेशा से पता है कि आपस में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान सारे कराची से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं। तो इस सीट पे जो मुझे शिकायत है, जाहिर है मुझे खान साहब से जरूर है, भले उन्होंने पंजाब के लिए या मरकज में उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही हो, जिसको जैसा लगता है, लेकिन मेरे शहर के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जिसके बाद मैं उनकी तारीफ करने, और अगले बल्दियाती इलेक्शन जो आने वाले हैं अभी हाल ही में, वो भी 24 का है, उसके लिए भी मैं उनको सपोर्ट करने खड़ी हो जाती। जब ये शहर डूबा तो वो जरूर आए, हालांकि और उन 3.5 सालों में वो जब भी आए तो उनकी मुलाकात जरूर गवर्नर सिंध से हो जाती थी, लेकिन मुराद अली शाह साहब जो इस सूबे के वजीर आला है, उनसे वो मुलाकात नहीं करते थे। तो बात वहीं टीम वर्क की आ जाती है, और हाथ मिलाए बगैर अगर किसी और मतलब आप ये समझती हैं कि पीटीआई ने कराची के लिए कोई खास काम नहीं किया कि कराची की आवाम कोई खास बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि एक ही बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन का, जो नवाज शरीफ के जमाने में शुरू हुआ था। उसको भी 3 साल के अरसे में, बिल्कुल उनकी जब हुकूमत खत्म हो रही थी तो वो उसको मुकम्मल कर पाए। उसका 80% काम कंप्लीट हुआ था। केसीआर को का जिक्र कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। केसीआर 2001 से केसीआर पे बात हो रही थी। फिर दूसरा K4 का मंसूबा भी कोई उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो भी सालों से शुरू हुआ था। तो कोई मेगा प्रोजेक्ट जो आ सकता था, आपकी SIDCL है,
यहाँ पर जो फेडरल जो भी पैसे लगाएगा वो यहाँ पर काम करेगी, उस पर कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सका। तो ना ही मैं NA 245 पे मैं PTI को बहुत मजबूत देखती हूँ। हाँ, जो खान साहब की अभी जो जीत है पंजाब में, उससे बहुत बड़ा एक बूस्ट आया है और ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है। 22 तारीख को खान साहब आ रहे हैं कराची में, अभी उसमें भी क्या वेलकम उनको मिलता है उससे भी अंदाजा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हुआ है वो जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करता है। जी परफॉर्मेंस पे सवाल उठता है। ये बात हम नुसरत वाहिद साहिबा से पूछेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा क्या समझती हैं आप, क्या जवाब देंगी इस हवाले से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कराची की तरफ तवज्जो नहीं जो उन्होंने दी, उसकी बहुत बड़ी रीजन ये थी कि आते साथ ही पहले तो इकोनॉमी को संभालना था। भागे भागे गए, एक मुल्क दूसरे मुल्क तीसरे मुल्क, सारे मुसलमान मुल्कों के पास गए, फिर चाइना के पास गए, कुछ पैसे लिए, इकोनॉमी बेहतर थोड़ी सी होना शुरू हुई। जब बेहतर होना शुरू हुई तो फौरन कोरोना आ गया। कोरोना से निमटना ठीक ठाक मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनकी मेहनत और उनके विजन की वजह से डेथ्स कम हुई, बल्कि हमारी जो टेक्सटाइल को उन्होंने सब्सिडी दी उसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई। फिर इकोनॉमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी, फिर ट्रेड डीजल आ गया, फिर थोड़ा बहुत सैलाब आ गया, फिर कुछ और। उनके पास टाइम कम था और करने को इतना कुछ था कि उसमें मुझे लगता है, मुझे जाहिर है, आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें उनकी काबीना में नहीं शामिल हूँ, मैं उसमें नहीं जा रही होती मीटिंग्स में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि वो शख्स इतना उलझा रहा तमाम चीजों को। मैडम, ये तो एक टीम वर्क होता है और जाहिर सी बात है कि अगर कोई टीम का एक मेंबर भी कुछ गलत करेगा तो सरबराह पे जिम्मेदारी आती है उसकी। बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी अभी तक वो नून लीग की है और वो सबके सब उन्हीं का साथ देते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के किसी प्रोजेक्ट पे साइन करने से डरते थे कि इनको नैब पकड़ लेगी या कुछ हो जाएगा। हालांकि इस तरह का हम लोगों का कोई मिशन कभी नहीं था कि अगर किसी इंसान ने कुछ नहीं किया हुआ तो उसको खामखा पकड़ लिया जाए या खामखा उसको नैब के हवाले कर दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब तो खुलेआम ही कहते हैं कि आपने दुश्मनी निकाली है PTI ने उनसे। कौन कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह की क्या बात की जाए, वो खुद ही इतने बड़े मर्डरर हैं, आपको पता ही है। तो वो तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है, तो हम क्या उनके बारे में बात करें। राना सनाउल्लाह तो वैसे ही जाहिर है। कराची की पॉलिटिक्स पे बात करते, कराची के हवाले से जी बात हो रही थी। उसमें उन्होंने आप ये देखें, अभी मेरी बहन कह रही थी कि ये नहीं किया, लेकिन ग्रीन लाइन बसेस को तो इख्तिताम तक पहुंचाया ना। हुकूमत खत्म हो रही थी उस वक्त, तो बिल्कुल हमें नहीं पता था हुकूमत खत्म हो रही है, कोई इस तरह की चीज हो रही है, किसी को भी नहीं पता था। ये तो अंदर ही अंदर जो प्लान चल रहा था अमेरिका के साथ इनका। बिलावल भुट्टो साहब 3 दफा अमेरिका गए, फिर उसके बाद वजीर आला साहब गए, वहां जाके मिल के आए, उनको यकीन दिलाया कि भाई हम आपका साथ देंगे, आप जो मर्जी कर लेना, जितने मर्जी ड्रोन हमले कर लेना और पाकिस्तान से की जमीन इस्तेमाल कर लेना, वट। तो वो सारी साजिश तो कुकअप हो रही थी, क्योंकि जब एक आदमी खड़ा होकर जवाब देगा अमेरिका जैसे मुल्क को कि एब्सोल्युटली नॉट, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा इस बात को? उसने तो उसकी हुकूमत गिरानी थी, वो गिरा दी उन्होंने। अब आ गए ये तो कुछ कर लें बनिस्बत इसके कि डॉलर जो है वो ऊपर चलता जाए और पाकिस्तान रुपया कदर खोते पता नहीं 124 से स्पेशली मैं कराची की बात फिर से लेके आऊंगी, क्योंकि कराची में 24 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कराची के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है इस वक्त, जो कराची का हाल है इसमें किसी भी पार्टी को सामने अपनी परफॉर्मेंस को लाना जरूरी है, लेकिन 3 साल 7 महीने हमें कहीं पे भी किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। PTI कैसे प्रूव करेगी कि उसको वोट दिया जाए? नहीं, देखें, प्रूफ करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं है कि अभी मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम आए हैं पार्टी में तो क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या। 3 साल 7 महीने इज नॉट इनफ। वो पार्टी जो 13 साल और 15 साल से इनके ऊपर हुकूमत कर रही हैं, और वो पार्टी जो 30 से 40 साल से पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही हैं, उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा टैक्स देने वाले शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, नाले में इसको तब्दील कर दिया, जो बिल्डिंग्स हैं वो नालों के ऊपर बना दी, और वो हर तीसरे दिन एक बिल्डिंग गिरी हुई होती है, कुछ हुआ होता है। तो ये सब कुछ किसने किया? ये हमने तो नहीं किया, हमसे पहले के लोगों ने किया है ना, तो इल्जाम उनके ऊपर होना चाहिए। हम लोग एक दफा आ गए इंशाल्लाह, अब इस तरह नहीं होगा। वो पहली दफा था, पहली दफा में कुछ चीजें जिसे कहना चाहिए शेडो में चली जाती हैं, कुछ चीजें ज्यादा प्रायोरिटी की होती हैं, उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये लोगों को अब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान को वाकई
अगर बचाना है तो पीटीआई को लेके आना है बस। अच्छा, अंबर दानी साहब आपकी तरफ आएंगे। आप समझती है कि ये जवाब काफ़ी है कि जी 3 साल और 7 महीने काफ़ी नहीं थे कराची के लिए स्पेशली, और जो कुछ इस वक्त कराची में हो रहा है वो नाकाबिले बयान है, खबरों में न्यूज़ आती है, हम भी परेशान हैं, आप भी देखती होंगी कि जो कुछ कराची वालों के साथ हो रहा है। कौन सी पार्टी अपने आप को जस्टिफाई करेगी, जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं, सो कॉल्ड MQM हो गई, पीटीआई का भी एक वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, अब जमात इस्लामी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। क्या लगता है कौन कराची पे इस वक्त जो है ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है, मुखलिस होकर काम करेगा? देखें, जो मेरी बहन ने भी बात बोली कि खान साहब बहुत बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि कोरोना भी आ गया था। देखें, खान साहब अकेले ये मुल्क नहीं चला रहे थे। हर शहर में, हर सूबे में जो मरकज में जमात आती है उसकी टीम्स होती हैं। यहाँ कराची ने पीटीआई पे ट्रस्ट किया एक बहुत बड़ा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ था। 14 MNA इनके थे। सदर पाकिस्तान का भी ताल्लुक जो है वो पीटीआई से ही है, गवर्नर सिंध भी पीटीआई के थे, और खुद खान साहब भी कराची से सीट जीते थे, क्योंकि एक उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल उनका जो पार्टी मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में, उसमें उन्होंने कराची के लिए एक पूरा प्लान रखा था, जिसमें उन्होंने पुलिसिंग का सिस्टम भी मुस्तहकम करने की बात की थी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को भी मुस्तहकम करने की बात की थी, कराची में मरकज से प्रोजेक्ट्स लाने की भी बात की थी, जिसमें से कोई एक भी पूरा नहीं हो सका। तो जो खान साहब की इतनी स्ट्रांग टीम थी, जो मरकज में भी बैठी हुई थी, और खुद सदर और गवर्नर सिंध साहब थे, क्या वो उनकी तवज्जो नहीं दिला सके? क्या वो भी सिर्फ कोरोना को ही मैनेज करते रह गए? अगर इस तरह है तो फिर 2005 में इससे बड़ी तबाही आई थी, जब बहुत बड़ा जलजला आया था पाकिस्तान में, और कितने लोग जानों से चले गए थे, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए थे, घर तबाह हो गए थे, शहर तबाह हो गए थे। तो हर हुकूमत पे किसी ना किसी वक्त में क्राइसिस आते हैं, और इसीलिए हुकूमतें कायम की जाती हैं कि वो उस क्राइसिस से भी निपट सके और हर शहर की जरूरतें उस हिसाब से पूरी कर सकें। तो चूंकि ये खुद भी मान रही है कि कराची पे वो तवज्जो नहीं दे सके, तो जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जो कि आ गया है, फिलहाल बल्दियाती इलेक्शन का वक्त आया हुआ है, तो अवाम उनसे सवाल करेगी। और कौन इस वक्त काम कर रहा है ये भी बड़ा देखना है, क्योंकि इस 3.5 साल में वाकई डिसअपॉइंट किया है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ये भी बात की कि लोग 14 साल से और पिछले 40 साल से जो इस सूबे पे बराजमान है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? तो वाकई सवाल पूछते हैं। कराची ने मैंडेट कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी कराची से जो है इतनी सीटें नहीं उठा सकी है कि उनकी मेजोरिटी शहर में आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने पीटीआई को इस दफा वोट दिया। चले, पहले एमक्यूएम को आजमाया, तो इस बार पीटीआई को भी तो आजमाया था ना। तो उन्होंने इस शहर को क्या दिया? अब कौन जमात इस वक्त वाकई मुतहरिक नजर आ रही है? आपने नाम भी लिया, मुझे इस वक्त जमात इस्लामी बहुत मुतहरिक इसलिए नजर आती है। उसमें मैं हाफिज नईम साहब का नाम जरूर लूंगी, क्योंकि ग्राउंड पे जब प्रॉब्लम हो रही हैं, चाहे नस्रा टावर का इशू हो या अभी बारिशों का इशू हो, वो सड़कों पे नजर आए। एमक्यूएम के लोग भी नजर आए। इस दफा हमारी बड़ी शिकायत थी कि वो इस वक्त ग्राउंड पे नजर नहीं आते। वो लोगों की तकलीफ में कम से कम जाके खड़े जरूर हुए जैसे वो पहले होते थे। लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट, थोड़ा सा लेट हो गए। शायद इन 3 सालों में उनको एक्टिव रहना चाहिए था हर मसले में। भले आपके पास पावर ना हो, लेकिन जब आवाम तकलीफ में होती है ना, तो उस वक्त आके खड़ा होना भी बड़ा मैटर करता है। तो इन तकलीफों में जो खड़ा हुआ नजर आया है आवाम को, मेरे हिसाब से सेंसिबली सोच के आवाम को बल्दियाती इलेक्शन में उनको वोट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला इस वक्त सिर्फ कराची शहर का है। यहाँ पर इस वक्त पूरे मुल्क का नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन है। मेरी आवाम से यही गुजारिश होगी कि बहुत सेंसिबली ही वोट करें। जी नुसरत भाई साहबा, क्या कोई कमेंट करेंगे इस पे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एमक्यूएम को भी एक्टिव रहना चाहिए था, क्योंकि देखिए बार बार पे मैं वही बात करती हूँ कि हमारी चूंकि पहली दफा थी, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हों जिसके ऊपर हम उसको या तो नजरअंदाज जान के नहीं, जिसे कहते हैं वो उस जमे गफीर में जो कि कामों का था उसमें वो पीछे रह गई हो, या कुछ इस तरह थोड़ा सा उसका कोई उस तरह अटेंशन ना मिली हो उन चीजों को। तो लेकिन इसमें हमारी नीयत का कोई वो नहीं था कि खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते नहीं थे कि वो कराची को तवज्जो दें या कुछ करें, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत लेकिन नुसरत भाई साहब, इस बात को तो आप मानेंगी कि कराची की आवाम जो है उसने स्पेशली पीटीआई को आजमाया और वो एक चेहरे को लाना चाहती थी कि कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे। जो भी काम शुरू किए, कोई भी काम शुरू कर रहे होते थे, तो उसमें पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह हर्डल बनती थी और वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती थी, यानी शुरू भी नहीं हो पाती थी। कंप्लीट तो बड़ी दूर की बात है। तो इस बात का बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ है कि यहाँ पे
पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो सकी। अदरवाइज जो हमारे एमएनएस को, मेल एमएनएस को जो इलेक्शन लड़के आए थे, उन सबको बहुत उनको दिए गए वो फंड्स जो के तामीराती फंड होते हैं काम करने के, और वो उन्होंने किया है। उनके तमाम इलाकों में माशाल्लाह बेइंतहा सड़कें ठीक हो गई थी, मतलब नालों की सफाई हुई, वो आपको पता है अली जैदी साहब ने खड़े होकर करवाई वो सारा कुछ। तो लेकिन अगर उसके बाद उसको पीछे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा तो उसी तरह का हाल होगा जैसे कि अभी बारिशों में हुआ। खैर इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का ही ऑलमोस्ट यही हाल हुआ है कि बारिशों से बहुत तबाही मची है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। अमृतानी साहिबा आप साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।